नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 2 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान की खबर के साथ। देखिए, अब से थोड़ी देर बाद शिमला में कांग्रेस विधायकों की बैठक होने वाली है और बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ राज्य के प्रभारी राजीव शुक्ला शिमला पहुंचे हुए हैं। आलाकमान ने विधायकों का मन टटोलने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को भी शिमला भेजा है। तो राजीव शुक्ला और भूपेश बघेल के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे हुए हैं हिमाचल प्रदेश। सीएम को लेकर विधायकों के साथ ये माथापच्ची, क्योंकि अब कांग्रेस ने चुनाव तो जीत लिया है, विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी की है, लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है पार्टी के भीतर। जहां तो हिमाचल में कांग्रेस ने बहुमत तो हासिल कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर घमासान मच चुका है। एक कुर्सी के अनेक दावेदार हैं और सब अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए तमाम दांव पेच भी आजमाने में लग चुके हैं। हिमाचल में राज बदल गया और रिवाज कायम रहा। 5 सालों बाद सत्ता एक बार फिर कांग्रेस के हाथों में आ गई। जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, वहीं पार्टी आलाकमान की चुनौतियां बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारों की तादाद बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री पद के लिए जिन नामों की चर्चा है, उनमें विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह, सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री का नाम शामिल है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह हिमाचल में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री को वीरभद्र सिंह का बेहद करीबी माना जाता था। प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह का नाम लेकर अपनी और बेटे की दावेदारी मजबूत कर रही हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रियंका का नाम लेकर ताल ठोक रहे हैं। बात सही है कि वीरभद्र सिंह जी एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, जिन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया है हिमाचल की राजनीति में, और उसको सेंट्रल हाई कमांड भी जानती है, हमारे प्रभारी लोग भी जानते हैं, और जनता की भावना क्या है, जनता क्या चाहती है, दैट विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये जो चुनाव है, इसका मैं श्रेय प्रियंका गांधी जी को देना चाहता हूँ। उन्हें समय पर आकर हिमाचल प्रदेश को संभाला और पहली रैली उन्होंने सोलन में की। उस रैली से जो हजूम उनको देखने के लिए उमड़ा और जो बात उन्होंने की कि हिमाचल प्रदेश में मेरा घर है। उधर प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। पहले तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि आई एम नॉट इन द रेस, एटलीस्ट फॉर द चीफ मिनिस्टर। एंड जहां तक वरिष्ठ नेताओं की बात है, निश्चित तौर से बहुत से लोग हैं, बहुत से नेता हैं जो इस दौड़ में हैं और होने भी चाहिए। एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कलेक्टिव तरीके से चुनाव लड़ा गया था एंड एवरीबडी इज एस्पिरेंट टू द टॉप पोस्ट। उसमें कोई अच्छी बात, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, होना भी चाहिए। अब से थोड़ी देर बाद हिमाचल कांग्रेस के नए विधायकों की बैठक होगी। प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री पर माथापच्ची करने के लिए शिमला पहुंचे हैं। कोई रसाकसी नहीं है, लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी सौंपी है हाईकमांड ने, तो हम सबसे बात करके विचार जान के जब कोई फैसला लेंगे। हिमाचल में सीएम पद को लेकर शुरू हुए घमासान के बीच कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर भी सता रहा है। जाहिर है, सीएम पद के दावेदार अनेक हैं, तो कांग्रेस आलाकमान की चुनौतियां भी अनेक हैं। शिमला से कमलजीत सिंधु, मंजीत सहगल और सतेंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। तो हिमाचल के घमासान को समझने के लिए आपको हिमाचल ही लिए चलते हैं। शिमला में हमारी सहयोगी कमलजीत सिंधु अभी इस वक्त जुड़ी रही हैं। कमलजीत, पहले माथापच्ची कांग्रेस के लिए थी कि पार्टी कैसे जीतेगी, सत्ता में वापस कैसे आएगी, लेकिन अब कांग्रेस जीत चुकी है। अब असली माथापच्ची अब शुरू होती है कि आखिर चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। तो इस रेस में कौन कौन सा नाम अभी किसके किसके नाम आ रहे हैं और किस नाम को अभी रेस में सबसे आगे
जनता बता रही है और पार्टी देख पा रही है। देखिए, हिमाचल चुनाव की अग्नि परीक्षा के बाद एक और अग्नि परीक्षा है और वो है मुख्यमंत्री चेहरे की। और इसमें 3 बड़े दावेदार हैं। सबसे पहले तो प्रतिभा सिंह है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मंडी से, और वीरभद्र जी के डेथ के बाद, जो कि 2021 में हुई थी जुलाई में, उसके बाद उन्हें लाया गया। उन्होंने पूरा संभाला ये जो चार्ज है जहां पे ये इलेक्शन लड़ा गया, और काफी एक अपहिल टास्क रहा। उसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वीरभद्र जी की लेगेसी है, उसके ऊपर चुनाव लड़ा गया, तो कहां तक ये वैलिड होगा पॉइंट, वो देखने वाली बात होती है। कितने एमएलए उनका समर्थन करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। दूसरा बड़ा नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और क्योंकि वो भी इंचार्ज रहे हैं काफी हद तक और उन्होंने काफी संभाला है, पर क्योंकि काफी लोगों का मानना था कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही लिमिटेड रहे, ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस रहा नहीं है हिमाचल में ओवरऑल, तो वो इतने बड़े दावेदार नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ही अपना नाम पेशकश कर दिया था, तो ये एक गंभीरता से लिया जा रहा है। तीसरा है मुकेश अग्निहोत्री, जो कि एक पूर्व पत्रकार हैं, ब्राह्मण हैं। तो शांता कुमार हैं, जो कि ब्राह्मण होके 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद मुकेश अग्निहोत्री का नाम आ रहा है। बताया जाता है प्रतिभा पाटिल अगर किसी के ऊपर सहमति बना सकती हैं तो वो मुकेश अग्निहोत्री है। तो इस तरह से जहां तक सुखविंदर सिंह सुक्खू का कैंप है, वो जो कैंप है वो प्रतिभा सिंह के कैंप के खिलाफ है। तो ये जो कैंप में बढ़ गया है कांग्रेस, यानी जो चीज पहले उनके चुनाव में नहीं था वो अब सब सामने आ रहा है। क्योंकि कमलजीत, आप हमारे साथ बने रहें, आपका दोबारा फौरन हम रुक कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कमलजीत, आप ही ने बातचीत की थी प्रतिभा सिंह से, कांग्रेस की अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश की। क्या कुछ वो कह रही हैं इस पूरे समीकरण को लेकर समझना जरूरी है। हम दर्शकों को सुनवाते हैं उनकी प्रतिक्रिया। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हम हैं और मौसम में बदलाव है, क्योंकि कांग्रेस का राज वापस आया है, रिवाज नहीं बदला है। रिवाज के हिसाब से कांग्रेस पार्टी आई है। प्रतिभा सिंह हमारे साथ हैं। आज मीटिंग्स का दिन पूरा दिन रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी भारी बहुमत, और क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष रही हैं तो क्रेडिट आपको जाता है। सेंट्रल लीडरशिप में काफी लोग हैं, ऑब्जर्वर्स थे जो कि आपकी मदद के लिए थे, लेकिन एक जॉइंट टीम है जिसने ये जीत हासिल की। लेकिन अब भी हिमाचल के लोग सबसे बड़ा पूछना चाहते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। देखिए, उसको वी विल सिट डाउन एंड डिसाइड अबाउट इट। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आखिरकार करना तो है ये फैसला। उसमें हाईकमांड का हुक्म भी होगा, विधायकों की राय भी ली जाएगी जो चुनकर आए हैं। बात करें वीरभद्र की जो लेगेसी है उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर अगर हम पूरी चीज की बात करें, आपने जिस तरह से कमान संभाला उनकी डेथ के बाद, काफी भावुक पल भी थे आपके लिए। बिल्कुल, वो तो ठीक बात है। ये बात सही है कि वीरभद्र सिंह जी एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जिन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया है हिमाचल की राजनीति में। क्योंकि मैं आपको बताऊं क्यों, बिकॉज जब ये इलेक्शन हम लड़ रहे थे और जब हमने देखा कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो हमने वीरभद्र सिंह जी का कार्ड खेला, उन्हीं का नाम लिया, उन्हीं के काम दर्शाए, उन्हीं के नाम पर हमने लोगों ने वोट दिए कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने कहा वीरभद्र सिंह जी को हम एक श्रद्धांजलि के तौर पर ये वोट दे रहे हैं। तो प्रतिभा सिंह को अभी आपने सुना, लेकिन देखिए पार्टी ने अभी तमाम आला नेताओं को, बड़े दिग्गजों को वहां पर उतार दिया मैदान में सब कुछ समझने के लिए। इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं आपको हम सुनवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जो शिमला जाने की तैयारी में है। हुड्डा साहब, आज आप शिमला जा रहे हैं, ये बताइए सर क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से विधायकों से मुलाकात होगी, अलग अलग करके होगी या इकट्ठी? अलग अलग भी बात करेंगे और विधायक दल की इकट्ठी मीटिंग भी करेंगे और विचार जानने के बाद ही कोई फैसला लेंगे, हाईकमांड को अवगत कराएंगे। हाईकमांड की तरफ से और कौन कौन नेता है सर आपके अलावा? बघेल जी हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, शुक्ला जी वहाँ के इंचार्ज हैं। तो शपथ कब तक ले ली जाएगी सर? जल्दी ली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुन रहे थे। देखिए 9 दिसंबर को हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 8 दिसंबर को, और स्कोर में 1-1 का ये रहा आप कह लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में बंपर जीत दर्ज की, हिमाचल में सत्ता गंवा दी। और आज तक के कार्यक्रम एजेंडा आज तक में हमने चुनावी नतीजों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है जेपी नड्डा का इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को लेकर आपको हम सुनवाते हैं। एक दिन पहले गुजरात हिमाचल के चुनावी नतीजे आए और अगले दिन बीजेपी अध्यक्ष आज तक के मंच पर आए और पार्टी का लक्ष्य लिखकर बता दिया।
एजेंडा आज तक में नड्डा का सामना सख्त सवालों से था। उनके अपने राज्य हिमाचल में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी अध्यक्ष ने हिमाचल की हार की वजह सामने रखी। हिमाचल प्रदेश में हम चाहते थे कि राज नहीं बदले, रिवाज बदले, लेकिन नतीजे ऐसे आए कि राज बदला, लेकिन हम बहुत हद तक रिवाज को भी बदल पाए। नतीजे में इनकी गहराइयों को जानना जरूरी है, और हम लड़ते हैं तो अंतिम दम तक लड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको भी हमने उसी तरीके से लड़ा था। लेकिन हाँ, कुछ जरूर कैच छूटे होंगे, तभी ये इस तरीके के नतीजे आए हैं। हम और मुस्तैदी के साथ और सतर्कता के साथ और स्पिरिटेड हम लड़ाई लड़ेंगे, इस बात के लिए हम तैयार हैं। गुजरात में बीजेपी की आंधी चली, आप और कांग्रेस तिनके की तरह उड़ गई। नड्डा ने केजरीवाल के लंबे चौड़े दावे पर तंज किया। हम सत्ता में थे, वो विपक्षी दल थे, क्योंकि क्या होता है, एनालॉजी से हमारी सोच बदल जाती है। तो हम पति पत्नी नहीं थे, हम लड़ने वाले थे और हम मुद्दों पर लड़ने वाले थे। हाँ, कांग्रेस को हम मेंटर नहीं करने वाले हैं और कांग्रेस को कोई हम सुझाव देने वाले नहीं है। कांग्रेस अपनी किस्मत पर जहां जाना चाहे जाए। अब आपने जो वो वाली बात कही, तो वो शब्द ठीक है, क्योंकि वो ही है, वो कोई और नहीं हो सकता, वो वही है। बीजेपी का विजय अभियान विश्लेषकों के लिए शोध का विषय हो सकता है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष ने खुद बताया कि आखिर मोदी की बीजेपी एक के बाद एक विजय कैसे दर्ज करती जा रही है। नतीजे आने के बाद जब नड्डा पीएम मोदी से मिले तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। छुट्टी लेना मतलब या तो स्वास्थ्य खराब है या कुछ तकलीफ है, अन्यथा काम में ही जुटे रहना, उसी में मजा लेना, उसी में आनंद लेना, ये हम लोगों का एक तरीके का जीने का तरीका हो गया है। और ये मोदी जी से हम लोगों ने सीखा है, सब लोग इसी तरीके से काम करते हैं। मोदी का संदेश साफ है, बिना थके बिना रुके आगे बढ़ने का। बीजेपी की जीत का भी यही राज है। आज तक ब्यूरो। चलिए, हिमाचल प्रदेश की हमने बात कर ली, अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी यानी एसपी और उनके सहयोगी आरएलडी की जीत हुई, लेकिन रामपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत और समाजवादी पार्टी की हार पर हाहाकार मचा हुआ है। आजम खान की सदस्यता रद्द होने से खाली हुई सीट पर आजम खान के करीबी असीम रजा चुनाव में उतारे गए, लेकिन हार के बाद उन्होंने पुलिस पर आरोपों की झड़ी लगा दी और अब समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से वहां फिर से चुनाव कराने की अपील की है। मैं नहीं समझता, पता नहीं उनकी महाबहन नहीं है या फिर वो इसी तरह की है। हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने मिलकर आज अपना प्रतिनिधि चुना है और मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं उन पर खरा उतरूंगा। आजम खान के गढ़ में समाजवादी पार्टी की हार पर हाहाकार मचा है। भड़काऊ भाषण के मामले में पहले आजम खान की विधानसभा सदस्यता गई, फिर उनकी सीट पर हुए उपचुनाव में उनके करीबी आसिम राजा की हार हुई। बीजेपी के आकाश सक्सेना ने आसिम राजा को 34,136 वोट से हरा दिया है। आकाश सक्सेना को 81,432 वोट मिले, जबकि आसिम राजा को 47,296 वोट। आसिम राजा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने 2.25 लाख वोटरों को बूथ तक पहुंचने नहीं दिया, उनके साथ मारपीट की। इस वजह से रामपुर में महज 33.90% वोटिंग हुई। बीजेपी इन आरोपों को झूठा बता रही है। जीतने वाले बीजेपी उम्मीदवार का दावा है कि उन्हें हिंदू मुस्लिम सभी ने वोट दिया। शहर के 2.25 लाख मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया। 2.25 लाख वोटों में से मात्र 45,000 वोट पोल हुआ है और उसमें भी बहुत से बूथों पर पुलिस ने खुद ही वोट डाल लिया है। अभी काउंटिंग की स्थिति क्या है? अभी काउंटिंग की स्थिति चल रही है, लेकिन शहर में जहां समाजवादी पार्टी का वोट था, जो गढ़ था, और जहां टोटल वोट का 70% वोट है, उन वोटों को लूट लिया गया, वहां वोट डालने ही नहीं दिया गया। जो अब आखिरी चरण में है गिनती, जो रुझान है वो ये है कि हो सकता है कि हम जीत नहीं पाए। अगर हम जीत नहीं पाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ की खाकी वर्दी को मुबारक हो। देखिए, उन लोगों का काम सिर्फ आरोप लगाना ही है, क्योंकि हर चीज उनके जो आरोप भी होते हैं वो सारे स्क्रिप्टेड होते हैं, सारे प्लान्ड होते हैं। उनके आरोपों में कोई दम इसलिए नहीं होता, वो पहले से तय कर लेते हैं कि आप हमें इस
ऐसे बोलना है या ऐसे बोलना है। इनको तो ये भी नहीं पता था कि पोलिंग 5 तारीख को होनी है या 1 तारीख को होनी है। 1 तारीख को अखिलेश यादव जी रामपुर आते हैं और कहते हैं हमें वोट डालने नहीं दिए जा रहे, जबकि पोलिंग 5 तारीख को होनी थी। तो हर चीज उनकी स्क्रिप्टेड होती है। वो धोखे से कागज ऊपर लग गया होगा तो इसलिए वो बोल दिया होगा। रामपुर उपचुनाव में कथित पुलिस कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता वकील ने दावा किया कि वो रामपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने देखा कि पुलिस ने वोटरों की पहचान कर उन पर लाठी डंडे चलाए। गुरुवार को ये मामला चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अदालत में पहुंचा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रशासन की भूमिका को लेकर आग बबूला हैं। ये इलेक्शन कमीशन पे बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस समय घटनाएं हो रही थी समय समय पे हम लोगों ने वीडियोस टैग किए हैं, शिकायतें की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन और शासन सरकार की तरफ से जो इशारा था वही हुआ। वो चुनाव हराना चाहते थे, वो चुनाव हरा दिए हैं, लेकिन ये फेयर इलेक्शन नहीं था। मैं इलेक्शन कमीशन से मांग करूंगा कि इस पर रिव्यू करें, दोबारा देखें। लगभग 45 साल के बाद पहली बार किसी चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर आजम खान खड़े नहीं हुए थे। उपचुनाव में उनके विश्वास पात्र आसिम राजा भले ही मैदान में थे, लेकिन असल चुनाव आजम खान की प्रतिष्ठा का था। वहीं आजम खान को 6 महीने में दूसरी बार झटका लगा है। लोकसभा के उपचुनाव में भी आसिम राजा को हार मिली थी, तब उन्हें बीजेपी के घनश्याम लोधी ने 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर रामपुर में विधानसभा चुनाव दोबारा कराने की मांग की है। आयोग ने प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है, उसके बाद ही कोई फैसला आएगा। आज तक ब्यूरो। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर लेकर आया और डिंपल यादव ने बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रघुराज शाक्य को हरा दिया। वहीं जैसे जैसे डिंपल की जीत का फासला बढ़ रहा था, वैसे वैसे चाचा भतीजा यानी अखिलेश और शिवपाल करीब आ रहे थे। चाचा भतीजे जिंदाबाद का नारा। एक हो गए शिवपाल और अखिलेश, कुनबे की दरार पाट दी गई। चाचा और भतीजा फिर से एक हो गए। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव मुलायम सिंह यादव के कुनबे के लिए एक साथ 2 अच्छी खबर लेकर आया। एक तरफ तो मुलायम सिंह यादव की मृत्यु से खाली हुई सीट पर उनकी बहू डिंपल यादव ने शानदार जीत दर्ज की। दूसरी तरफ इस जीत में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाने वाले शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया। अब शिवपाल पूरी ताकत के साथ अखिलेश यादव के पीछे खड़े रहेंगे। मुट्ठी होती है ना, तो मिल करके ही चलेंगे। शिवपाल जी, एक बड़ी चर्चा है, मुट्ठी में बहुत ताकत होती है, अलग अलग बिखरने में नहीं, और जब मुट्ठी बन जाती है तो मुक्का बन जाता है। तो ये मुट्ठी पूरी तरीके से बन गई। सैफई में चाचा भतीजा साथ बैठे एक दूसरे से बातें करते रहे, मुस्कुराते रहे। इस दौरान समर्थकों का उत्साह बुलंदी पर था। वहीं मुलायम सिंह यादव का गढ़ बचाने के बाद अखिलेश यादव और डिंपल दोनों को एक बार फिर पार्टी का भविष्य बेहतर नजर आने लगा है। मैनपुरी की जनता ने ये नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। जीत बहुत बड़ी है। अब हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चलें, समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाएं। इस परिणाम ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेताओं को ऊर्जा दी है। जीत जो हमें मिली है, ये जीत मेरी नहीं है, ये इस क्षेत्र के सभी लोगों की जीत है और ये जीत नेताजी को समर्पित है। यह क्षेत्र नेताजी की कर्म भूमि रही है। इस क्षेत्र ने विकास देखा है नेताजी की छत्र छाया में, और मैं समझती हूँ लोगों का समर्पण है नेताजी के प्रति, जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है, सम्मान दिया है। डिंपल यादव ने बीजेपी के कैंडिडेट रघुराज शाक्य को करीब 2,88,000 वोटों के बड़े अंतर से मात दी। इस साल 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था। उसके बाद अखिलेश और शिवपाल यादव में काफी करीबी देखी गई थी। इसी दौरान योगी सरकार ने शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती कर दी।
2018 में उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी। इसके बाद सरकार ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। वहीं मैनपुरी चुनाव के दौरान शिवपाल की करीबी अखिलेश से बढ़ी तो सीएम योगी ने उन पर तंज कर उन्हें पेंडुलम बता दिया। लेकिन शिवपाल ने डिंपल के लिए जोर शोर से प्रचार किया और अब अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में करने के साथ ही साफ कर दिया कि वो भतीजे के साथ खड़े रहेंगे। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, सैफई, आज तक। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भविष्य को लेकर एक सर्वे में दावा किया गया है कि 2030 तक इनका बाजार पेट्रोल डीजल भी आगे निकल जाएगा। और सर्वे में कहा गया है कि फिलहाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर इनकी तरक्की में ब्रेकर है, लेकिन अगले कुछ साल में हालात में सुधार होने से इनकी बिक्री टॉप गियर में पहुंच जाएगी। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य कैसा होगा और खास करके कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, इसका दिलचस्प खुलासा एक सर्वे में हुआ है। ACKO और YouGov इंडिया के सर्वे के मुताबिक करीब 66% भारतीयों का मानना है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल से ज्यादा हो जाएगी। इसके मुताबिक 57% भारतीय ग्राहक अपने फायदे यानी महंगे पेट्रोल डीजल से बचने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदना चाहते हैं, जबकि 56% पर्यावरण के लिए सुरक्षित माने जाने वाले इन इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदना चाहते हैं। लेकिन भारत के इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि आखिर सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक और कैसे तैयार कर पाती है। सर्वे के मुताबिक 60% लोगों का मानना है कि भारत का मौजूदा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक वाहनों को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन 89% लोगों का मानना है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तैयार हो जाएगा। सर्वे में जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की बात कही है, उनमें से 62% लोग तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से इन वाहनों को खरीदेंगे, जबकि 57% नई तकनीक के चलते इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं। वहीं 51% लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करने से पेट्रोल और डीजल कारों के मुकाबले कम लागत लगती है, जबकि 48% लोगों ने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पारंपरिक कारों के मुकाबले बेहतर माइलेज देते हैं। इस सर्वे में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की हालिया घटनाओं के बाद इनकी सुरक्षा से जुड़े सवाल भी पूछे गए, जिन पर 63% लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि रेत इलेक्ट्रिक व्हीकल की आग बुझाने का बेहतरीन समाधान है। 66% लोगों को लगता था कि बैटरी लाइफ केवल 2 से 7 साल है। 10 में से 8 लोग जानते हैं कि चार्जिंग बिहेवियर की इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी लाइफ में भूमिका है। सर्वे में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। सर्वे के मुताबिक लोगों को इससे जुड़ी अलग अलग चीजों की जानकारी देनी चाहिए। आज तक ब्यूरो। देखिए, गुजरात में मोदी का मैजिक चलेगा और इसकी उम्मीद और अनुमान तो पहले से थे, लेकिन गुजरात ने भारतीय जनता पार्टी की झोली कहीं उम्मीद से ज्यादा भर दी है और बीजेपी ने उस आंकड़े को छुआ है जिसके करीब भी कोई नहीं फटक सका। मोदी ने अनहोनी को होनी करके दिखाया और यह साबित भी कर दिया कि चुनावी गेम के चैंपियन तो सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। नरेंद्र मोदी अब ऐसे मौकों के मोहताज नहीं रहे। एक के बाद एक बीजेपी चुनाव जीतती है और बीजेपी मुख्यालय में मोदी कुछ इसी अंदाज में सामने आते हैं। सभी प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हूं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला है।
गुजरात में बीजेपी ने राजनीति शास्त्र की तमाम मान्यताओं को मटियामेट कर दिया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को मिली अभूतपूर्व जीत ने सियासत के सिद्धांतों को नए सिरे से गढ़ने, रचने और समझने की जरूरत जता दी है। गुजरात की जीत राजनीतिक पंडितों के लिए नई केस स्टडी है, जिसके केंद्रीय किरदार नरेंद्र मोदी हैं। इस चुनाव में गुजरात में 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने मतदान किया। वे फ्रेश थे। युवा सिर्फ इसलिए किसी पार्टी को वोट नहीं करते क्योंकि वो दशकों से सत्ता में रही या फिर उस पार्टी के नेता किसी बड़ी परिवार के हैं। युवा तभी वोट देते हैं जब उन्हें भरोसा होता है। गुजरात में बीजेपी की जीत कितनी बड़ी है, पहले उसे थोड़ा विस्तार से समझिए। इस जीत से 5 बड़े रिकॉर्ड बने हैं, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल होगा। पहली बार किसी पार्टी को 156 सीटें मिली। पहली बार किसी पार्टी को 52% वोट मिले। पहली बार किसी पार्टी को 85% सीटें मिली। और इन कीर्तिमानों के साथ ही बीजेपी ने 2 कारनामे कर दिखाए हैं। 27 साल से गुजरात में सत्ता बरकरार रखी। 7वीं बार सरकार बनाकर बंगाल में लेफ्ट के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। गुजरात के इस चुनाव में भाजपा का आह्वान था विकसित गुजरात से विकसित भारत का निर्माण। गुजरात के नतीजों ने सिद्ध किया है कि सामान्य मानवी में विकसित भारत के लिए कितनी प्रबल आकांक्षा है। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के नायक सिर्फ और सिर्फ मोदी रहे। अपने घरेलू मैदान पर मोदी की बल्लेबाजी रिकॉर्ड ध्वस्त करने वाली रही। मोदी ने दिखा दिया वो बेहद शानदार फॉर्म में है और 2024 की तैयारी कितनी बेहतरीन है। आंकड़े देखिए। मोदी ने 52 सीटों पर प्रचार किया, 46 पर बीजेपी की जीत हुई। मोदी ने जिन सीटों पर रैलियां या रोड शो किए, उनमें से 82% सीट बीजेपी की झोली में गिरी। हर जीत के साथ मोदी ने राजनीति की धारणाओं को धराशायी किया है। गुजरात में बीजेपी की सीटें बढ़ी, वोट शेयर बढ़े और ये सब जिस गति से हुआ है वो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी की थ्योरी नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होती। अहमदाबाद में हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। जी, तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने नया इतिहास बनाया है। एक नायक के तौर पर नरेंद्र मोदी ने खुद को अजेय साबित किया, तो एक पार्टी के तौर पर बीजेपी पहले से ज्यादा सधी हुई और संतुलित नजर आई। चुनावी आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में विरोधियों के लिए एक भी कोना खाली नहीं छोड़ा। जश्न की इन तस्वीरों में चुनावी गणित के कई तथ्य छिपे हैं, क्योंकि गुजरात में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। बीजेपी की जीत ने सारे आंकड़े उलट-पुलट दिए हैं। गौर करने वाले कुछ आंकड़े देखिए। बीजेपी के 11 उम्मीदवार 1 लाख से ज्यादा वोट से जीते। बीजेपी के 40 उम्मीदवार 50,000 से ज्यादा वोट से जीते। बीजेपी के 74 उम्मीदवारों की जीत का मार्जिन 20,000 से ज्यादा रहा। बीजेपी के 28 उम्मीदवार 10,000 से ज्यादा वोट से जीते। बीजेपी के 13 उम्मीदवार 5,000 से ज्यादा वोट से जीते। अगर आप 2017 के रिकॉर्ड से तुलना करें तो ज्यादा वोटों से जीतने वालों की संख्या इस बार बढ़ी है। यानी जैसे जैसे आप वोटों का अंतर बढ़ाते हैं, आप पाएंगे कि उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ रही है। इसका एक बड़ा मतलब ये हुआ कि गुजरात में वक्त के साथ सत्ता विरोधी लहर खामोश होती चली गई, जबकि ऐसा अक्सर होता नहीं है। मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था
कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो कभी नहीं हुआ वो अगर अब हो रहा है तो इसकी वजह नरेंद्र मोदी है। क्या शहर, क्या देहात, गुजरात में मोदी की ही धूम रही। कुछ और अहम आंकड़े आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने शहरी क्षेत्रों की 46 में से 44 सीटें जीती। अर्ध शहरी यानी सेमी अर्बन की 13 में से 11 सीटों पर कब्जा किया है। ग्रामीण क्षेत्रों की 121 में से 99 सीट एक बार फिर बीजेपी की झोली में आ गिरी। गुजरात के लोगों ने एक और कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंपी। ये जीत विकास के मॉडल की है, वो विकास मॉडल जो गुजरात की जनता चाहती है कि मेरा गुजरात आज हिंदुस्तान में पहले नंबर पे है, यही गुजरात आने वाले दिनों में विश्व में पहले नंबर पे पहुंचेगा। जिस प्रकार से मोदी जी और ये देश के प्रत्येक व्यक्तियों का दिल का संबंध है, वो संबंध को समझने की जरूरत है। गुजरात में भी कई लोग ये संबंध को समझ नहीं पाए थे, आज उसका परिणाम आप देखें। तो समझने वाली बात यह है कि मोदी का डंका सीमाओं से परे सुनाई पड़ा। मोदी के सामने गुजरात ने न ये देखा कि बीजेपी ने पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी। मोदी के आगे गुजरात ने उम्मीदवार का कद देखा, न चेहरा। मोदी के आगे सारे मुद्दे बेअसर रह गए। अहमदाबाद में हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां खुशियां ही खुशियां हैं और कांग्रेस के लिए सवाल ही सवाल। कांग्रेस का प्रदर्शन यहां औंधे मुंह गिर गया तो आम आदमी पार्टी भी अपने पांव पर खड़े होने के काबिल फिलहाल तो नहीं रही। गुजरात बीजेपी के कब्जे में है। सत्ता पर पकड़ और मजबूत हुई है। मोदी का कद और ऊंचा हुआ तो बीजेपी के दो विरोधी चारों खाने चित हो गए। 60 साल में कांग्रेस का इस बार प्रदर्शन सबसे खराब रहा। 1990 में कांग्रेस को 33 सीट मिली। इस बार तकरीबन आधे 17 सीट पर अटक गई। कांग्रेस के उम्मीदवारों की 44 सीट पर जमानत जब्त हो गई। भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। गुजरात में कांग्रेस का भविष्य गर्त में दिख रहा है। 2017 और 2022 के बीच का फासला संकेत है कि कांग्रेस किस दिशा से भटक रही है। तो गुजरात में आम आदमी पार्टी का भी वजूद बन पाना अभी दूर की कौड़ी दिख रही है। आम आदमी पार्टी गुजरात में महज 5 सीटें जीत सकी। पार्टी के तीनों बड़े नेता चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया और पाटीदार नेता अल्पेश कथीरिया को हार का मुंह देखना पड़ा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की 128 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। के सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग इसकी जरूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। नतीजे के बाद केजरीवाल के इस दावे का मकसद समझ में आ रहा है। केजरीवाल ने तमाम कार्ड खेले, एक कार्ड दावे का भी था, लेकिन अब हकीकत से सामना हुआ है। और एक बड़ी हकीकत ये भी है कि अगर कांग्रेस और आप एक साथ चुनाव लड़ती तब भी शायद फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। स्टैट्स ऑफ इंडिया की एक रिसर्च के मुताबिक तब भी बीजेपी 52% से ज्यादा वोट के साथ 119 सीट हासिल करती, यानी बहुमत के साथ सरकार बनाती, जबकि कांग्रेस और आप मिलकर भी
40% वोट के साथ 59 सीट जीत पाते। तो गुजरात में कांग्रेस की लुटिया और डूब गई तो आपकी दाल नहीं गली। बीजेपी के लिए दोनों में से कोई खतरा नहीं बन पाया और ये सब तब हुआ जब 2024 के चुनावी जंग की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। विधानसभा नतीजों का बड़ा संकेत यही है कि 2024 के लिए मोदी के सामने फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो। तो आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी का किला तो ध्वस्त कर दिया, लेकिन मेयर पद पर पेंच फंसा हुआ है। सारी नजरें फिलहाल एलजी पर है। एमसीडी की बैठक कब बुलाई जाएगी, ये मेयर को तय करना है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का किला तो ध्वस्त कर दिया। अब चुनौती मेयर पद पर कब्जे की है, क्योंकि नतीजे आने के तुरंत बाद बीजेपी ऐलान कर चुकी है कि मेयर तो बीजेपी का ही होगा। मेयर किसका रहेगा ये तो जब वोटिंग होगी तब तय होगा, और जब वोटिंग होगी, पूरा जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। इसलिए वो किसी मुगालते में ना रहे। और खामियां रह गई आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के उसमें? वो हम समीक्षा करेंगे, वो हमारी बात की बात है, लेकिन वर्तमान में हमारा मेयर बन जाएगा। सवाल उठता है कि अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल चुका है तो फिर मेयर बीजेपी का कैसे होगा? ऐसा हो सकता है, इसका फॉर्मूला हम बताएं। उससे पहले बीजेपी के आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय का ट्वीट देख लीजिए। अब दिल्ली का मेयर चुनने की बारी। ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि करीबी मुकाबले में कौन अपने पास नंबर बनाए रख सकता है, मनोनीत पार्षद किस तरह से मतदान करते हैं आदि। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ में भाजपा का मेयर है, मिसाल के तौर पर चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर है। दरअसल चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी, लेकिन आपके मुकाबले पार्षदों की कम संख्या के बावजूद बीजेपी अपना मेयर निर्वाचित कराने में कामयाब रही। हालांकि आपका दावा है कि मेयर तो उसी का होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर बेईमानी करना चाहेगी और बेईमानी से सरकार बनाना चाहेगी तो हम लोग इसके लिए जो है पूरी तरीके से तैयार हैं, और हमारे लोग जो है उनको एक्सपोज करेंगे। हमारे लोग उनका स्टिंग करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, आप बेफिक्र रहिए। अगले 5 साल अच्छे बीतेंगे, क्योंकि अब एमसीडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशन में काम होगा। आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा। मुझे लगता है कि वहां पर बदलाव होगा, और विपक्ष अगर सही से वो भूमिका निभाए तो उसका स्वागत है। आम आदमी पार्टी का दावा अपनी जगह है, लेकिन मेयर चुनाव की प्रक्रिया पर गौर करेंगे तो बीजेपी के दावे की सच्चाई का अंदाजा आपको हो जाएगा। नियम पर गौर कीजिए। पार्षद सीधा मेयर को चुनते हैं। पार्षदों पर कोई व्हिप लागू नहीं होता। वो पार्टी के आदेश के विपरीत वोट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर सदस्यता खोने का डर नहीं। यानी अगर कोई पार्षद क्रॉस वोटिंग करता है, उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। इसी तथ्य से आम आदमी पार्टी थोड़ी सहमी हुई है। मुझे तो अभी भी शर्म आ रही उनके ऊपर। सारी डर्टी पॉलिटिक्स कर ली, सारा हथकंडा अपना लिया, बावजूद इसके हार रहे हैं, और उसके बाद भी अभी भी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनको तो कमरे बंद करके बैठ जाना चाहिए, छुप जाना चाहिए। साफ है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की एक बड़ी जंग तो जीत ली, लेकिन अब एक और जंग सामने है। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और रूह कांप जाएगी। खड़गपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 2 टीटी बात कर रहे थे, तभी उनमें से एक टीटी ताश के पत्ते की तरफ पटरी पर जा गिरा। मात्र कुछ सेकंड्स में जो कुछ हुआ उसे देखकर वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। ये तस्वीर खड़गपुर रेलवे स्टेशन की है। बुधवार दोपहर को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़े 2 टिकट चेकर आपस में बातचीत कर रहे थे। आम दिनों की तरह सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक बिजली चमकी और कुछ ही सेकंड में एक टिकट चेकर
बेजान पुतले की तरह पटरी पर जा गिरा। हम आपको ये तस्वीर एक बार फिर दिखाते हैं। जरा गौर से देखिए इन चिंगारियों को, जो टिकट चेकर के सिर से लेकर पैर तक बिजली की तरह चमक रही हैं। दरअसल ये चिंगारियां एक हाई टेंशन तार से निकल रही हैं, जो टूटकर प्लेटफॉर्म पर जा गिरा और वहां खड़े एक टिकट चेकर को अपनी चपेट में ले लिया। तार का गिरना था, चिंगारियों का चमकना था और बस टिकट चेकर को संभलने का वक्त भी नहीं मिला। महज 5 सेकंड में यानी पलक झपकते ही टीटी अपने होश खो बैठा और शरीर रेल की पटरी पर जा गिरा। कुछ पल तो रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन जो हुआ वो इतना खौफनाक था कि जिसने देखा हक्का बक्का रह गया और रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। पास खड़ा दूसरा टिकट चेकर हादसे में बाल बाल बचा। सुजान सिंह नाम के इस टिकट चेकर को हाई वोल्टेज तार से लगे करंट और ऊंचाई से गिरने की वजह से सिर और शरीर पर गंभीर चोट आई है। खड़गपुर रेलवे स्टेशन में टीटी का इलाज चल रहा है। फिलहाल इस मामले की जांच भी चल रही है कि ये हादसा कैसे हुआ। रेलवे स्टेशन के ऊपर लगे हाई टेंशन तारों में दौड़ता करंट टीटी तक कैसे पहुंच गया, तार कैसे टूटा, लापरवाही आखिर कहां हुई, इस खौफनाक हादसे का जिम्मेदार कौन है। वेस्ट मिदनापुर से शाहजहां अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।